आजिज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। आजिज दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का बेहतर है कि इंग्लैंड का, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम इंग्लैंड से बहुत बेहतर है। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड का एक जज सारी जिंदगी जज रह के मुश्किल से एक छोटा सा अपना घर बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान के जजेस इंग्लैंड में 10-10 घर बना लेते हैं। तो फिर कौन बेहतर हुआ? ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम। अजीज दोस्तों, आपको पिछली बार एक खबर बताई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है कि हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें, और ये सब आईएसआई करती है। तो चीफ जस्टिस ने पहले तो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, जबकि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट और उसका कोई हक नहीं है कि वो सरकार से किसी भी केस के मामले में डिस्कस करे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की, फिर इन्होंने एक जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम दिया कि 1 मैन कमीशन बनाते हैं, वो इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। 1 मैन। तसद्दुक जिलानी ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बनता भाई। आईएसआई के खिलाफ इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? वो उनके अपने बेडरूम्स में कैमरे लगे होंगे। भाई, दुनिया में बेस्ट एक टैंक बनाने के मुकाबले होते हैं, तो पाकिस्तान के टैंक से बेहतर कौन बना सकता है? फुल कैमरे, जूम, ये वो। जजिस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सबके बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं। सबकी अपनी बीवियों के साथ वीडियोस ये मज़े से देखते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुजाहिद, पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिद। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब तसद्दुक जिलानी ने मना कर दिया, तो इन्होंने आईएसआई के डीजी नवीद अंजुम से मुलाकात की, जिनके ऊपर आरोप है। उनको अदालत में बुला के पूछने के बजाय प्राइवेट कमरे में उनसे कि हो सकता है हमारे चीफ जस्टिस के बेडरूम में भी कैमरे लगे हुए हो सकता है उनके भी 4 रिश्तेदार अगवा कर लिया हो। तो डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम को बुला के पूछते हैं कि अब क्या करें सरकार हम? देख रहे हैं, ये है बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, इस बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ये हाल है कि टॉप के 20 ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो फॉरेन नेशनल हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नेशनल असेंबली में ये फिगर्स दिए हैं कि 20 टॉप के ब्यूरोक्रेट फॉरेन नेशनल हैं, जिसमें 10 ब्रिटिश नेशनल हैं, 6 कैनेडियन हैं, 4 अमेरिकन हैं। ग्रेड 22 का 1 ऑफिसर, ग्रेड 21 के 2 ऑफिसर, ग्रेड 20 के 5 ऑफिसर, ग्रेड 19 के 10 ऑफिसर और 2 सीनियर ऑफिसर्स ग्रेड 18 के। इस मुल्क पे विदेशी एजेंट होने का सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है। जितने आर्मी चीफ हैं रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले फैमिलीज को बाहर सेटल कर देते हैं। जितने जनरल्स हैं सब कनाडा, अमेरिका, यूरोप में सेटल्ड हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद। जब मैं जमशेद टाउन का मेयर था, तो मेरा जो टीएमओ था अल्ताफ मेमन, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ग्रेड 19 का था। बातों बातों में पता चला, जब उससे बात हो रही थी तो उसने कहा मेरा बेटा भी इंग्लैंड में पढ़ता है।
उस वक्त तो मुझे, मेरे बच्चे तो यहाँ पे गए नहीं थे यूनिवर्सिटियों में, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही लाइटली लिया। उसकी सैलरी 15,000 रुपया थी उस वक्त, 2006 की बात है। 15,000 रुपये सैलरी लेने वाला सरकारी ऑफिसर का बेटा लंदन में पढ़ता था और 5 वक्त का नमाजी था, लेकिन उसके बारे में पूरे टाउन में मशहूर था कि इससे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर कोई हो नहीं सकता। 5 वक्त का नमाजी था। आज के मुसलमानों का यही कैरेक्टर है। एनीवे, अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि मैं भी जब यूनाइटेड नेशंस में 90s और 2000s में जाता था ना, तो मेरे सामने उस वक्त एक रिपोर्ट आई थी 2002 में, 2002-2003 में, कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगी ना, तो कुवैत के बाद सेकंड रिचेस्ट स्टेट होगी। उस वक्त कुवैत रिचेस्ट स्टेट थी जीडीपी के हवाले से या जो भी था। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। और ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की ज़मीन काली हो गई है, इतना तेल है। अयूब खान के ज़माने से तेल निकालने की वहाँ पे कोशिश हो रही है, ईरान नहीं निकालने देता था। भुट्टो के ज़माने में भुट्टो ने जब कोशिश शुरू की तो ईरान का शाह ईरान खुद चल के आ गया था पाकिस्तान। और ये फिर क्या करते थे ईरानी, कि जेबें भर देते थे इनकी, पॉलिटिशियंस की और आर्मी के लोगों की, ताकि वो चुपचाप बैठ जाएं और तेल ना निकालें। और जाहिर है अब तो बलोच वहाँ पे निकालने भी नहीं दे रहे। किया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हिम्मत करे, बलूचिस्तान से तेल निकालना शुरू कर दे, ईरान के कुएं खुशक ना हो तो मुझे पकड़ लें। तो आलमी ताकतें जिन्होंने आपके जितने भी आपके ये जो ज़खायर हैं उनको फ्रीज करके रखा हुआ है, ज़रा रिकॉर्ड तो बाहर लाए ना। ये जो आलमी मालियाती इदारों के साथ जो जिन बुनियादों पे, जिन शराइत पर ये कर्जा लेते हैं, जरा उनको कौम के सामने तो लाया तो ना, कौम से पूछकर ये कर्जा लेते हैं। ये अभी तो तारीख चलनी चाहिए कि बलूचिस्तान की जमीन तो काली हो रही है, तेल और पेट्रोल इतना है। बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती देखें कि तेल की रगें जो जा रही हैं नीचे से, लाइनें जा रही हैं, वो पाकिस्तान से होते हुए ईरान में दाखिल हो रही हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर से तेल निकाले तो ईरान में तेल ही नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। ये तो अगर ये बलूचिस्तान किसी अरब मुल्क के पास होता तो तेल की पैदावार में शायद पहले नंबर पे होता। हमने बलूचिस्तान के साथ वो जुल्म किया हुआ। हमारे यहाँ के लोग, पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाके कमाइयाँ करते हैं और सबसे रिच वो प्रोविंस होता, सबसे अमीर तरीन सूबा होता। मुझे मेरे दोस्त हैं, बहुत ही बड़े कबीले के सरदार हैं। हम बैठे थे एक बार, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पेट्रोल वाकई आपके पास है? तो बोला हमारे इलाके में है, कोलू में, कोलू बलूचिस्तान का जो इलाका है। बोला अरे भाई वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप ज़मीन पे चलोगे नंगे पाँव तो आपका तेल में पाँव डूब जाएगा। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे पेट्रोल है, बल्कि वहाँ पे पेट्रोल बहुत ही सस्ते में निकल सकता है, क्योंकि पेट्रोल निकालने का भी काम बहुत महंगा है। अगर आज बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए ना, तो बलूचिस्तान इतने सस्ते में पेट्रोल निकालेगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की स्मगलिंग बंद हो जाएगी ना अगर आप तेल निकालना शुरू करेंगे, और बलोच आपको निकालने भी नहीं देंगे। बलूचिस्तान हालत जंग में है, इसीलिए तो है कि बलोच अपने रिसोर्सेज की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देंगे। अजीज दोस्तों, एक और पॉलिटिकल बड़ा लतीफ़ा हो गया है पाकिस्तान में बदकिस्मती से, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये एक पाकिस्तान में किताब पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का कुरान और हदीस में ज़िक्र, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का कुरान और हदीस में ज़िक्र 1400 साल पहले, जबकि बना अभी साल 47 में है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जहाँ पाकिस्तान आज है ना, उस तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद को ठंडी हवा आती है। इस पे अल्लामा इकबाल
जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने शेर कहा था कि मीर अरब को जहां से ठंडी हवा आई वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। 65 की जंग के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया की जो 65 की जंग थी उसके हवाले से मदीना में रोज़ा प्रॉफिट मोहम्मद के मुजावर ने ख्वाब देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद हथियार, तलवार और तीर कमान लगा के अपने कुछ साथियों के साथ बाहर निकले। तो मैंने पूछा प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ जा रहे हैं? तो बोले पाकिस्तान में काफिरों ने हमला कर दिया है तो उनकी मदद करने जा रहा हूँ तलवारों के साथ। मुजावर कहता है कि उन्होंने कई पाकिस्तानियों से पूछा तो पाकिस्तानियों ने कहा इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। और फिर पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है कि 65 की जंग में बाकायदा प्रॉफिट मोहम्मद आए थे इंडिया से लड़ने के लिए और इसीलिए पाकिस्तान जीता था। वहाँ पे मिरेकल्स हुए थे, तलवारों से लड़ने आए थे वो। एनीवे अजीज दोस्तों, मुताल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया जाता है। वो झूठ का पलंदा है। उस मुताल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ के मुताबिक 48 की, 65 की, 71 की, कारगिल, सियाचिन सब जंगें पाकिस्तान जीता है। और ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। अब ये तो जो बातें कह रहे हैं वो भी सही है कि ये सब भी झूठ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन जो असल, जैसे मैंने अभी एक किताब का आपके सामने वो रखा, ये झूठ हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि क्या रोज़े की हालत में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है या नहीं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकल सकता है। तो बाद में जब इसके ऊपर हाईलाइटेड मेरे पास ये कुछ पेजेस आए तो पता चला कि ये तो बात ही कुछ और कर रहा है। मसलन उन्होंने कहा जी कि देखो आप ये कहते हैं कि रोज़े की हालत में झूठ नहीं बोला जा सकता, तो हम जो किताब के अंदर पढ़ते हैं इसमें 50 to 60% जो है वो झूठ लिखा हुआ है। मसलन कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करके कोई शहरी सजा से नहीं बच सकता। फिर बुनियादी हकूक, आइन में शहरियों के बुनियादी हकूक की जमानत दे दी गई है। आला अदालतों के जरिए तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत करेगी। अवाम को आज़ादी तहरीर व तकरीर है, यानी जो मर्जी लिखे, जो मर्जी बोलें, आज़ादाना नकलो हरकत, जहाँ मर्जी जाए, कोई टेंशन नहीं है। कि क्या हम ऐसी चीज़ें रोज़े की हालत में पढ़ सकते हैं कि जिनका सिरे से कोई वजूद ही कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप सब भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप इस बात का जवाब दे दें कि क्या रोज़े की हालत में फिर मुतालिया पाकिस्तान पढ़नी जायज़ है कि नहीं। अजीज़ दोस्तों, आगे चलते हैं जो लतीफ़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अजीज़ दोस्तों, भारत के राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, तो राज्यसभा का इलेक्शन में जो कैंडिडेट होता है उसको आम जनता तो वोट नहीं डालती ना, उसको एमएलए एमपीज वगैरह वोट डालते हैं ना। तो वो किसी न, हर कैंडिडेट किसी न किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होता है। जैसे जिया बहादुरी आती हैं तो ये अखिलेश यादव की पार्टी इनको नॉमिनेट करती है, जैसे सागरिका घोष को टीएमसी ने नॉमिनेट किया। इस तरह पार्टियां करती हैं ना। पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन में 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते सेनेट की सीट, जिनको किसी पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया था। 3, अनवारुल हक काकड़, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जो के इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आया और उसको सारी पार्टियों ने वोट डाला, क्योंकि भाई साहब उसके ज़माने में तो ये पार्टियां इलेक्शन का धांधली का सारा काम करके हुकूमत में आई हैं। तो काकड़ साहब बन गए सेनेटर। उनको चेयरमैन सेनेट बनाने का वो क्या कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी अड़ गई कि नहीं भाई नहीं, चेयरमैन सेनेट हमें मिला है, हमारा होगा।
दूसरा, मोहसिन नकवी। आज से 1 साल पहले मोहसिन नकवी नामी आदमी को बहुत कम लोग जानते थे, सिर्फ एक मीडिया ग्रुप का मालिक था। अचानक वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बन गया। केयरटेकर सेटअप में इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया। उसी दौरान इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। अब ये इस शहबाज शरीफ सरकार में होम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का फेडरल होम मिनिस्टर। किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। और तीसरा है फैसल वावड़ा। ये पीटीआई का हुआ करता था, याद है? ये बूट चाटने वाला, ये टीवी के प्रोग्राम में बूट लेके आ गया था बताने के लिए कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है बूट। जब कोई शिप, नाव, जहाज डूबता है ना, तो उसमें सबसे पहले सुना है कि चूहे छलांग मारते हैं समंदर में। तो जब पीटीआई का शिप डूब रहा था ना, तो सबसे पहले फैसल वावड़ा ने छलांग मारी थी। इसको सेनेटर बना दिया। अमेरिकन नेशनलिटी थी, कह रहे हैं कि इसकी नेशनलिटी इसने ड्रॉप कर दी अमेरिकन, किसको पता। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने इसको सिंध से सेनेटर जितवाया, राज्यसभा का मेंबर, जबकि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों इसको सारी जिंदगी गालियां देते रहे। तब आप खुद समझ जाएं कि ये 3 जो सेनेटर बने हैं ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। पूरा क्रिकेट बोर्ड आर्मी के बंदे के पास, इसीलिए ट्रेनिंग भी आर्मी दे रही है। उस ट्रेनिंग के पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चार्ज किए हैं। और ट्रेनिंग ऐसी दे रहे हैं कि मतलब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब वो जिहाद करने जा रहे हैं कि मैच खेलने जा रहे हैं। वो मैच भी किसके साथ खेलना है? न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो आईपीएल खेल रहे हैं। कहीं आपने सुना है कि इंडिया का कोई मैच हो रहा हो न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड का खिलाड़ी पीएसएल खेल रहा हो और न्यूजीलैंड की टीम उसको बुलाया कि हमें तुमने सेलेक्ट किया है हमने तुम्हें, तो वो पीएसएल छोड़ के जाएगा ना। लेकिन आईपीएल छोड़ के तो कोई नहीं जाएगा, किसी के बाप की हिम्मत नहीं। और उस सी टीम न्यूजीलैंड की, जिसके कैप्टन मार्क ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की ए टीम में सिलेक्ट भी नहीं होते। इनमें से 1 या 2 प्लेयर हैं जो शायद ए टीम में सिलेक्ट हो जाएं, सब घिसे पिटे हैं। आईपीएल जिनको नहीं ले रही, सोचें, आईपीएल तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बाजार है, टॉप के प्लेयर लेती है ना आईपीएल जिनको नहीं ले रही, अब आप खुद बताएं कि उससे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की टीम को आर्मी ऐसे ट्रेनिंग दे रही है जैसे जंग पे जा रहे हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं कि क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, बड़ी सिस्टमेटिक और ट्रेनिंग टेक्निकल होती है। इनकी ट्रेनिंग ज़्यादातर जिम्स वगैरह में होती है और प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ होती है। आर्मी के जो ट्रेनर होते हैं वो जंगों की तैयारी करवाते हैं, पत्थर उठा के भाग रहे हैं, बोरियां उठा के भाग रहे हैं, ये जंगों की तैयारी होती है। मैचों में किसको फील्डर को उठा के भागना होता है, सर पे वजन उठा के जाना होता है। इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में, होम मिनिस्ट्री पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में, इनफैक्ट एवरीथिंग इज इन अंडर पाकिस्तान आर्मी। शहबाज शरीफ को तो सिर्फ रखा है कि उम्रे करने जाओ, सैर सपाटे करो, मौज मस्ती करो भाई। तुम्हारा जो हिस्सा है ना घूस में से, करप्शन में से, रिश्वत में से, वो तुम्हें मिल जाया करेगा, उसकी फिक्र नहीं करो। बाकी मिनिस्टरों को भी ये कह दिया है। आप मुझे ये बताएं कि सपोज भारत के इलेक्शन होते हैं, नई सरकार बनती है बीजेपी की, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मिनिस्ट्रियां इधर उधर हो जाएं,
राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर ना रहें, कोई और बन जाएं, वो क्या करेंगे? सबसे पहले भारत की आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, उन सब से मीटिंग करेंगे, सबके साथ एक मीटिंग करेंगे ना। ये भाई साहब हमारे आसिफ, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर बने, अभी तक नहीं की मीटिंग। क्या मीटिंग करेंगे? ऑर्डर आ जाते हैं आर्मी चीफ के, वो पूरा कर देता है, ऑल दो के डिफेंस मिनिस्टर इज बॉस ऑफ आर्मी चीफ। सो दिस इज बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अजीज दोस्तों। और मैं इसके बारे में आपको क्या क्या बताऊं कि बस कुछ बताने जैसा रहा ही नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।